31st May, massive stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28. ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि ये सीधा आपके जेब पर असर करने वाली है, ये आपकी जिंदगी को हिलाने वाली है। हालांकि आप इस पर अभी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर जब होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब क्यों हुआ। भले ही सत्ता पर बैठी पार्टी ये बात कहे, ये आपको कहे और ये समझाए कि किस तरह से उनकी तमाम तरह की पॉलिसीज आपके लिए काम कर रही हैं। चुनाव के दौरान मुफ्त राशन हो, मुफ्त पैसे के अलग अलग तरीके से आपके अकाउंट में आने वाला मामला हो, ये सब चीजें होती रहती है। लेकिन आपको लंबे वक्त तक अगर कोई चीज टिकाए रखती है तो वो देश की एक सही, अच्छी, सेहतमंद अर्थव्यवस्था है, जो अगर नहीं रहेगी तो बड़ी परेशानियां हो जाएंगी। राहुल गांधी जहां पर अडानी के मुद्दे को लेकर के शुरू हुए थे, फिर बाद में पूरे विपक्ष ने उसे ले लिया था और लोकसभा चुनाव में उसके अच्छे बड़े असर भी देखने को मिले थे। वहीं पर अब एक बार राहुल गांधी का, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद उन्होंने शेयर मार्केट के एक बड़े घोटाले को लेकर के लोगों की आंखें खोलने की कोशिश की थी कि कैसे जो सर्वे कंपनियां हैं वो शेयर मार्केट और टीवी चैनल्स, ये तीनों मिल करके कैसे एक बहुत हजारों करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। वहीं पर वो बात जो थी वो बहुत लंबी नहीं चल पाई, लोगों ने उसे नोटिस में तो लिया लेकिन एक आम जन तक नहीं पहुंची। अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने शेयर मार्केट के बहुत बड़े घोटाले की बात की है, और ये तो आप जानते होंगे कि इस देश में शेयर मार्केट का ऐतिहासिक गिरावट का रिकॉर्ड जो बना है, जो कभी देखने को नहीं मिली। ऐसी परिस्थितियां आ चुकी हैं, क्या असर डालने वाली हैं। आइए चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी हैं। सर के साथ इस बात को समझेंगे और जानेंगे। सर, ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, आम जन इससे रिलेट नहीं कर पाता है। एक आम आदमी, एक किसान अपने खेत में जा रहा है, उसे क्या मतलब है शेयर मार्केट से? राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी उन्हें सीधा कनेक्ट करते हैं, किसान के वीडियो बनाते हैं, तो ठीक है, वो वीडियो किसान तक पहुंचेगा तो रिलेट कर लेगा, लेकिन शेयर मार्केट से तो रिलेट नहीं कर सकता आसानी से। तो ऐसे में इस तरह के मुद्दे उठाना राहुल गांधी के लिए कितनी लंबी कड़ी है ये? मतलब कैसे चलेगी ये बात? ये पटकथा आज जो लिखी जाएगी, इसकी तस्वीर मुकम्मल कब तक होगी? होगी भी कि नहीं होगी? कोई नई खबर आकर के फिर इसे दबा देगी, फिर क्या होगा? धन्यवाद विनीता। देखिए, शेयर मार्केट और उसका चढ़ना उतरना और उससे उसका बाजार पर और एक आम मतदाता पर जो असर पड़ता है, वो आपने ठीक कहा अभी के बहुत आसानी से आम नागरिक को समझ में नहीं आता। लेकिन हम जब ये देखते हैं कि राहुल गांधी के रूप में जब भारत का नेता प्रतिपक्ष और भारत की सबसे पुरानी पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बात जोरदार ढंग से उठाता है, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गंभीरता तो है। तो पहली बात तो हम इस बात को यहां लॉक कर सकते हैं कि राहुल गांधी लगातार कंसिस्टेंसी अगर आप देखें तो जिन मसलों को उठा रहे हैं वो मसले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के एक दुखती रग है और वो उनकी दुखती रग पर हाथ रखते हैं। आपको याद होगा जब कोविड पर के समय पर लॉकडाउन हुआ था, तब भी राहुल गांधी ने उस समय सारी चीजें बताई थी और केरल में जब पहला केस मिला था तब भी उन्होंने कहा था और सरकार को आगाह किया था। आपको याद होगा कि राफेल के मसले पर भी राहुल गांधी ने यही बात कही थी और सारे देश को आगाह किया था। अब जो शेयर मार्केट की बात अभी जो आपने की है, ये तो ताजा उदाहरण है। अगर आपको याद हो तो चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले
एक बड़ा जो जिस तरह से स्टॉक मार्केट जिस तरह से धड़ाम से नीचे आया था, उसमें भी राहुल गांधी ने एक बड़े घोटाले का आरोप लगाया था और बताया था कि निवेशकों को करीब करीब 30 लाख करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ है और ये उस समय उन्होंने कहा था कि आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है। अब उन्होंने क्रोनोलॉजी अगर हम देखते हैं तो देखिए कैसे अंतर संबंध, मैं नहीं जानता कि हमारे दर्शक कितना उसमें से उस हिस्से को समझ पाएंगे, लेकिन मैं एक उस वक्त का देखिए, अगर जो ताजा दौर है वो और उस समय का दौर देखिए चुनाव के ठीक पहले जो उन्होंने किस तरह से चेतावनी दी थी। सबसे पहले 13 मई को अमित शाह कहते हैं, पिछले साल की बात है, कि 4 जून के पहले शेयर खरीद लें। वो देश के निवेशकों से अपील करते हैं कि 4 जून के पहले अधिक से अधिक शेयर खरीदें। उसके एक 13, 14, 15, 16, करीब 6 दिन बाद 19 मई को प्रधानमंत्री जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि 4 जून को स्टॉक मार्केट हमारे सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ठीक है, 1 जून को एग्जिट पोल आते हैं, 1 जून को एग्जिट पोल आते हैं और बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाते हैं। फिर ठीक है, 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ता है, ऊपर जाता है और मुझे नहीं लगता कि शायद इससे पहले कभी इतनी ऊंचाई पर गया हो, लेकिन 4 जून को एकदम धड़ाम से नीचे आते हैं और भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आती है, बहुमत नहीं मिलता और निवेशकों के लगभग 30 लाख करोड़ रुपए डूब जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो बाजार है, बाजार में शेयर मार्केट और शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव एक कारोबारी काम है जिसमें बड़े हमारे शेयर होल्डर्स, पूंजी निवेश करने वाले लोग, कारोबारी, वो सब उसमें हिस्सा लेते हैं और भारत का गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री सीधे सीधे इन्वॉल्व होते हैं और वो एडवाइस करते हैं। ये एडवाइस थोड़ा सा एक इसमें गड़बड़ी की जो गंध है वो यहां नजर आती है। राहुल गांधी इसी बात को रेखांकित अब दोबारा कर रहे हैं और देखिए क्या ही दिलचस्प बात थी कि गृह मंत्री ने और प्राइम मिनिस्टर ने, अगर मुझे ठीक याद है तो उस समय जो उनके प्रिय उद्योगपति हैं उनके टेलीविजन चैनल पर ये बात कही थी। तो जाहिर सी बात है कि वो टेलीविजन चैनल के जो मालिक हैं उनको फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ एक वो लंबी अलग से चर्चा का विषय है। लेकिन हम बात राहुल गांधी के आरोपों की कर रहे थे, राहुल गांधी की बात की कर रहे थे, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट उतरता है, चढ़ता है, लेकिन जब उसमें सत्ता और सियासत इन्वॉल्व हो जाती है तब लोगों को संदेह होता है। तो राहुल गांधी इसी संदेह की सुई जो है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। सर, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी बार बार शेयर मार्केट के हजारों करोड़ के घोटाले का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि बाहर की विदेशी निवेश को वापस जैसे लिया गया है और लगातार ये मार्केट जो गिरी है, तो क्या हमारी भारत सरकार जो है लगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से रातों रात हो गया, ये पहले से पता था कि विदेशी निवेश जो है देश में कम हो रहा है, कि करके बाहर वापस जा रही है कंपनियां। तो किसके लिए, मतलब ये सरकार का क्या माइंडसेट है, क्या क्यों नहीं रोकना चाह रही है वो? पहले तो सरकार काम ही इस पे करती थी, संसद में आपको याद होगा कैसे एफडीआई को लेकर के बकायदा कितनी घमासान हुआ था, कैसे बाहर की जो कंपनियां हैं वो हमारे देश में आए, सारी सरकारें इस बात को बेचती हैं। तमाम मुख्यमंत्रियों को देखिए, अभी भोपाल ये मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, ये बाहर गए हैं तो 2-3 दौरे कर चुके हैं ताकि इन्वेस्टमेंट आ जाए। तमाम हमारे मंत्री बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर जाके इतनी इन्वेस्टमेंट लाने के बाद एक झटके में वो इन्वेस्टमेंट वापस जा रहा है और किसी को परवाह भी नहीं है उस बात की। ये अपने आप में एक बड़ा घोटाला दिखाई दे रहा है। इसकी क्या रिपरकशंस हो सकते हैं सर? देखिए, कारोबारी नजरिए से देखें तो हम कह सकते हैं कि इतिहास अपने को दोहरा रहा है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जब उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था, जो मैं अगर मई की बात करूं या मई के संदर्भों की बात करूं,
कि जब उन्होंने कहा कि आप अभी पूंजी निवेश करिए 13 मई को, और विदेशी पूंजी निवेशक जो थे उन्होंने भारी मात्रा में पैसा निवेश किया, और जब वो धड़ाम से गिरा तो टूट गया, तो भारतीय निवेशकों ने फिर वो शेयर खरीदे। तो ये बात ठीक है कि वो हुआ, लाभ हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक निर्वाचित सरकार को शेयर मार्केट के कारोबार में इस तरह इन्वॉल्व क्यों होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि यही सवाल राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं, क्योंकि चूंकि वो राहुल गांधी जो आरोप लगाते रहे हैं उसका एक व्यावहारिक पहलू ये है विनीता, कि वो उन अपने जो भारतीय जनता पार्टी के दो चहेते उद्योगपति हैं जो बड़ी संख्या में पूंजी निवेश करते हैं, वो आप मान के चलिए कि, और वो दोनों संयोग से गुजरात से हैं, तो उनका जब मुनाफा होता, उनका लाभ होता है। अब देखिए, अब जो चुनाव होते हैं हम सब जानते हैं, इतने वर्षों से चुनाव सुधार पर हम बात करते हैं, और चुनाव सुधार हो नहीं रहे हैं जिसमें धनबल और मसल पावर दोनों को हम रोकने, कंट्रोल करने की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बेशक एक अमीर पार्टी है, लेकिन इसके बाद भी ये दोनों पूंजीपति, दोनों उद्योगपति, दोनों औद्योगिक घराने वो सरकार को मदद करते हैं। सरकार को ये कोई छिपी हुई बात है ही नहीं। तो अब जो स्थितियां बन रही हैं, मैं आपको बार बार, मैंने कई बार कहा है, जो मुझे लगता है कि इस बार ये एक तो ये कि मोदी जी अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, और इसमें वो खुलकर जिस तरह से व्यवहार करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो तय है कि मध्यावधि चुनाव होंगे, लेकिन कब होंगे ना मैं कह सकता हूं ना आप कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन सर मोदी जी की कैसे आदत होंगे है चौंकाते। प्रैक्टिकली? तो तो अभी नीतीश और नायडू दोनों में कोई भी छिटक के जाने के मूड में नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है बिहार के चुनाव से पहले ऐसा कुछ होगा? और देखिए बिहार, उसके अलावा भी इन्होंने पिछले कुछ वक्त में जो वो तमाम राज्यों में चुनाव जीते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सब होने से वैसे ही इनका पलड़ा भारी हो गया। यहाँ तक कि खुद पार्टी के अंदर भी जो दबाव इन पर बन रहा था, अभी ये उलट दबाव बनाना शुरू कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी का मिजाज है, क्या वो आंध्र प्रदेश के जो अपने जो चंद्रबाबू नेता हैं नायडू। जिनके, चंद्रबाबू नायडू, उनकी मदद से जो हेल्प से जो सरकार ले रहे हैं, नीतीश कुमार की, और ये दोनों इतने बड़े बार्गेनर हैं कि आप कल्पना ही नहीं कर सकती। और नरेंद्र मोदी जी इनके साथ लगातार 4 वर्षों तक जा ही नहीं सकते, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेक्स्ट इलेक्शन में अपने अस्तित्व का सवाल है। आप ये ध्यान सर रखिएगा। लेकिन ये और जिक्र तो तब भी हुआ था जब लोकसभा चुनाव में इनके साथ गठबंधन हुआ था कि ये इतना लंबा गठबंधन इस वजह से नहीं चलेगा, लेकिन चल रहा है कि ये तो कुछ दिन भी नहीं चल पाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी शायद इस बार थोड़े फ्लेक्सिबल हो गए हैं इस मामले में, लगता है, जो अभी तक कभी नहीं थे अपने जीवन में। नहीं, इसलिए ना क्या वो बैसाखियों पर टिके हुए हैं, लचीले वो इसलिए हैं कि वो चाहते हैं, जो लोग नरेंद्र मोदी को समझते हैं वो ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी भी किसी दूसरे की शर्तों पर काम नहीं करते, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो उनके दिमाग में, उनके जहन में ये चीज बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार या नायडू जब समर्थन लें, हम उससे पहले ही उनको इस बात के लिए या तो मजबूर कर दें, या भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाए जिससे मध्यावधि चुनाव की नौबत आए। ये मेरा आकलन है, बहुत सारे लोग असहमत हो सकते हैं इससे। तो जब स्थितियां होंगी, तो इस बार जो मैं बहुत बारीकी से राज्यों के जो जितने आप देखिए लोकसभा चुनाव हुए हैं 1 साल के अंदर, आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में जिस तरह से उनके बजट आए हैं, जिस तरह से घोषणाएं हुई हैं, जिस तरह से ये यात्राएं कर रहे हैं, वो सारे तभी होते हैं जबकि ऐसा लगता है कि चुनाव सिर पर है। तो जो बात मैं अडानी और अंबानी की कर रहा था, वो इसी संदर्भ में कर रहा था कि एक बार फिर धन बल से का हम पक्का प्रभाव वो सरकार वो चुनाव में हम देखेंगे। और वो चुनाव मुझे लगता है इस बार कि अब सिर्फ और सिर्फ पैसे से लड़े जाएंगे। उसमें कोई बहुत लोकतांत्रिक मूल्य, आदर्श, सिद्धांत बहुत कुछ रह नहीं जाएंगे। तो ये बात है।
और मुझे लगता है कि इसमें जो अभी मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि मोदी जी इस बार कोई कोर कसर, जैसे इस बार 100 सांसद कांग्रेस के आए हैं, प्रतिपक्ष का आकार अब बड़ा हुआ है, तो अब इस बार मोदी जी कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहेंगे और इसकी तैयारियां वो चल रही हैं। शेयर घोटाला, जिसके जैसा कि राहुल गांधी का जो आरोप है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ मंशा वही बात कहने की है जो राहुल गांधी क्यों जेपीसी की मांग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सबसे बड़ी कमेटी है, जेपीसी से बढ़कर कोई दूसरी जांच और हो नहीं सकती और जेपीसी से सरकार बच रही है। तो कहा उन्होंने शेयर पहले भी उन्होंने जेपीसी से सरकार बच भी जाती है, लेकिन जब जेपीसी होती है तो सरकार की मनमानी भी चल जाती है। ये तो हम देख चुके हैं वक्फ बोर्ड में और तमाम चीजों में। नहीं, यूं तो फिर हमने फिर ये देखा है कि होम मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, आपको याद होगा कि जब पिछली बार जब आईटी कमेटी की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उसमें जो अमित शाह का विभाग था, उसमें उस स्टैंडिंग कमेटी के सामने भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं गए। अब बताइए, भारत की सर्वोच्च संसद की सर्वोच्च महत्व वाली स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के सांसद जो सत्ता में है, अगर प्रतिपक्ष में होते तो भी हम एक बार बात मान लेते कि चलो भाई ठीक है, लेकिन वो तो हुकूमत कर रहे हैं, सत्ता में होते हुए भी जो है वो संसद की धज्जियां उड़ा रहे हैं और वो वहां नहीं जाते हैं, तो उसका अर्थ क्या लगाया जाए, उसका कोई तो मतलब है। तो ये तो बात आपने जो बात कही है लगभग वही बात है कि माने या ना माने, लेकिन फिर भी जेपीसी, मैं अभी भी कहूंगा कि जेपीसी में दम है और जेपीसी सरकार को मालूम है कि जेपीसी अगर हो गई, बना दी गई, तो जेपीसी में कुछ बातें तो रिकॉर्ड में आएंगी और जो जिनसे बीजेपी की गवर्नमेंट असहज होगी। जी सर, यानी कि कुल मिलाकर के शेयर मार्केट वाला मामला भी जो है वो जल्दी जेपीसी तक अगर राहुल गांधी पहुंचा पाए तो यहाँ पर उनकी एक बड़ी जीत होगी। अगर वो यहाँ तक ले जाते हैं, इसको इतना बवाल करते हैं आज तक कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी अब विश्वास प्रस्ताव भी ला चुकी है विपक्ष और तमाम तरह के जो इम्पॉसिबल रास्ते थे उनको भी अपना चुकी है, बहुत मुश्किलों के साथ में। जो पहली बार तमाम तरह के सवाल उठ चुके हैं स्पीकर को लेकर, उपराष्ट्रपति को लेकर, सब कुछ हुआ है और मर्यादा भी अपने आप में छिन्न भिन्न हुई है कितनी बार संसद में, ये भी साफ दिखाई दिया है। इन सब चीजों के बावजूद भी मतलब एक बड़े लेवल का दबाव जो है वो मोदी सरकार पर बनाया भी जा रहा है विपक्ष की तरफ से, लेकिन देखना यही है कि किस तरह से लोग इसे समझ पाते हैं जो चल रहा है संसद में इन दिनों। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।